हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। कि नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका क्या महत्व है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला ये बता दिया कि ये शासन के लिए आचार संहिता है। शासन के लिए आचार संहिता, यानी कई आचार संहिता से मतलब कई बार हमने ये सुना है इस चीज को कि भाई अब चुनाव होंगे इसलिए आचार संहिता लग गई। आचार संहिता का मतलब ये अब ये कार्य नहीं हो पाएगा। अब वर्तमान में जो भी सरकार है अब ये कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी, कोई नई योजना शुरू नहीं कर पाएगी, किसी नए उसका उद्घाटन ये लोग नहीं कर पाएंगे, कोई नई वैकेंसी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि आचार संहिता लग गई। एक प्रकार से एक ऐसी संहिता, एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून जो रोकता है कि आप आगे ये कार्य नहीं कर सकते, वो है आचार संहिता। अब बात यह है कि भाई नीति निर्देशक तत्व जो है वो शासन के लिए आचार संहिता कैसे है। देखिए ये बात तो ठीक है कि इन जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके पीछे किसकी शक्ति है? जनमत की शक्ति है। जनता की शक्ति है। इनके पीछे किसकी शक्ति है? जनमत की शक्ति है, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय प्रजातंत्र का न्यायालय भाई प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? जनमत की शक्ति। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय जनमत की शक्ति, यानी जनता अपने मत के द्वारा क्या करती है? सरकार को चुनने का काम करती है। ठीक 5 वर्ष के बाद जब चुनाव होते हैं तो इन राजनीतिक दलों को जनता रूपी न्यायालय में जाना पड़ता है। इसलिए प्रजातंत्र यानी जनता के शासन में जो न्यायालय होता है, जो सरकार के भविष्य का एक प्रकार से निर्माता, संधारक कि कौन से जो है सरकार को जनता किसके पक्ष में है, तो इसलिए बता दिया कि ये प्रजातंत्र का क्या है, जो जनमत की शक्ति है वो सबसे बड़ा न्यायालय है। अब बात ये आ गई कि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय जनमत की शक्ति है, तो किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जनमत की शक्ति की क्या कर सके? अवहेलना कर सके। जनमत की शक्ति की क्या कर सके? अवहेलना कर सके। इसकी एक प्रकार से किसी भी सरकार ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकती। कोई भी सरकार है वो जनमत की शक्ति की अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता है कि ठीक 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष से पहले भी हो सकते हैं चुनाव, वो परिस्थितियां अलग होती हैं, वो आगे के चैप्टर में आपको बताएंगे। लेकिन सब ठीक रहा और 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं तो भी जनता को जाना पड़ता है। तो इसलिए ये नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये सरकार के लिए आचार संहिता का काम करते हैं कि आपको ऐसे कार्य करने चाहिए, जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए, जनता के लिए शासन का संचालन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आचार संहिता लग जाएगी, अर्थात आगे आपको भविष्य में शायद जनता दोबारा मौका नहीं दे पाएगी। इसलिए बताया कि नीति निर्देशक तत्व है वो शासन के लिए क्या है? आचार संहिता है।
दूसरा टॉपिक ने बता दिया कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कि संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही है। कौन से लोकतंत्र की? राजनीतिक। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नहीं है, बल्कि ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का समावेश हो, जिसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का समावेश। सामाजिक व आर्थिक, या सामाजिक आर्थिक भी दोनों भी हम यहाँ चल सकता है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का समावेश। लोक कल्याणकारी राज्य पहले भी आया, बताया आपको। लोक में जनता, कल्याण में जनता के कल्याण, जनता की भलाई करने वाला राज्य। ठीक है, अब इसमें बता दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि भाई संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नहीं है, कि केवल आप राजनीति की बात करो कि लोकतंत्र यानी जनता का शासन है, बस राजनीति से। राजनीति के साथ हमें ये तीन जो पहलू हैं, समाज, आर्थिक और राजनीति, बड़े इंपॉर्टेंट। तो इन तीनों का क्या होना चाहिए? समावेश होना चाहिए। तीनों का क्या होना चाहिए? समावेश। लोक कल्याणकारी राज्य कब अस्तित्व में आएगा? किसको कहेंगे ये लोक कल्याणकारी राज्य? सबसे पहले समाज, सामाजिक, यानी हमारा समाज जो है उसका हित होना चाहिए, समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, समाज के लोगों को अपनी आजीविका के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और इसी के साथ जो है इनको और भी विभिन्न प्रकार की सुरक्षा जो है वो राज्य के द्वारा मुहैया करवाई जानी चाहिए। लोक कल्याण। आर्थिक रूप से असमानता नहीं होनी चाहिए, अमीर और गरीब के बीच जो फासला ज्यादा नहीं हो। आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए, सामाजिक समानता की स्थापना होनी चाहिए, और राजनीतिक समानता की स्थापना भी होनी चाहिए। यानी राजनीति में भी जो है समाज के आम नागरिक का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये तीनों से, यानी इन तीनों का समावेश होना चाहिए। केवल हम इसी की बात करें राजनीतिक लोकतंत्र की, तो वो उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य समाज, आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक जो स्थितियां हैं, उनको भी साथ लेकर चलेगा। इसके साथ में राजनीति, कि राजनीति में भी समाज के विभिन्न वर्गों को, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे हाँ ये एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो इनमें ये इन तीनों का समावेश होना चाहिए। तो ये था लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। ये नीति निर्देशक तत्वों का दूसरा पहलू था। अब नंबर 3 पर हम जान लेते हैं
कि शासन के मूल्यांकन का आधार। शासन के मूल्यांकन के आधार में हम जान लेते हैं कि भाई नीति निर्देशक तत्व जनता द्वारा शासन की सफलता या असफलता। नीति निर्देशक तत्व शासन की सफलता और असफलता को जांचने के मापदंड है। ये मापदंड है, जांचने का काम करते हैं और जांचने के बाद ये उसको एक प्रकार से कहें अंक देते हैं, मार्क्स देते हैं। ये सरकार सफल है, ये सरकार असफल है। ये सरकार गरीबी का निवारण करने में सफल रही है। ये सरकार वैश्विक जो महामारी है उसको रोकने में असफल नहीं है। समय रहते हैं, जिसे अमेरिका पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि समय रहते अमेरिका ने जो है सावधानी नहीं बरती, सतर्कता नहीं बरती, जिसका खामियाजा उसे उठाना पड़ रहा है। पूरा विश्व समुदाय, आम सामान्य जनता की विचार है इस तरीके से। तो ये भी बात इसी में है कि शासन का मूल्यांकन जनता कि कौन सी सरकार सफल है और कौन सी असफल है, और मापदंड कौन है, नीति निर्देशक तत्व है। इनके द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि हाँ सरकार ने जो कार्य किए हैं वो सही किए हैं या उसने कार्य सही नहीं किए हैं। तो ये मूल्यांकन का भी आधार है और नीति निर्देशक तत्व जो क्या करते हैं, शासन के मूल्यांकन का आधार है। जो जनता ये देखती है कि शासन सफल रहा है, ये शासन असफल रहा है। अब उसके बाद है नंबर 4, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक कि भाई भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य, भारतीय संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था वो ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना था जिसमें प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी जीविका चलाने के साधन प्राप्त होने चाहिए, संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, संपत्ति का केंद्रीकरण। संपत्ति का केंद्रीकरण से क्या मतलब हुआ कि संपत्ति कुछ एक लोगों के पास ही उसका संग्रह नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा संपत्ति कुछ एक लोगों के पास ही संग्रहित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका केंद्रीकरण से रोकना चाहिए, उसका वितरण होना चाहिए, उसका डिवाइडेशन होना चाहिए संपत्ति का, आम गरीब तक भी जो है इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो, स्त्री व बाल श्रमिकों का शोषण नहीं हो। बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनका जो शोषण होता है वो शोषण नहीं होना चाहिए। बाल श्रमिक जो देखते हैं, चाय के जो ढाबे हैं, भोजनालय हैं, बहुत सारे और कारखाने होते हैं, खदाने, कोयले की खदाने वगैरह और बहुत सारे इस तरीके से, जिनमें छोटे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से भी श्रम करवाया जाता है, जो बाल श्रम में आता है। तो इस तरीके से उनका शोषण किया जाता है। लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए देखो ये परिवर्तन चल रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात है, आर्थिक परिवर्तन की बात है। अब सामाजिक परिवर्तन की बात में तो यही आ गया कि संविधान निर्माता ऐसा एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते थे जिसमें स्त्री और पुरुष समाज दोनों की बराबर जो है भूमिका होनी चाहिए, दोनों का बराबर योगदान होना चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा, परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, जब परिवार के सारे घटक, सारे लोग
जब बराबर उसके लिए जो है मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार की आय बढ़ेगी। स्त्री और पुरुष दोनों जो है वो कमा रहे हैं तो निश्चित रूप से परिवार की आय, व्यक्ति की आय, राष्ट्र की आय ये बढ़ेगी। ऐसा होना चाहिए। आर्थिक परिवर्तन में बात आती है कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। आर्थिक परिवर्तन होगा क्यों कि अमीर और गरीब के बीच जो फासला है, समाज में एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है कि एक व्यक्ति वो सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और दूसरा व्यक्ति वो सोचता है कि मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है। और इसी वजह से गरीबों से हेय दृष्टि से वो लोग देखते हैं, यानी उनको ये समझा जाता है कि क्या है, कुछ भी नहीं। हर बात के लिए जो है उनको एक प्रकार से तंज सा कसा जाता है उनके ऊपर और वो बेबस हैं। वो भी चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना, वो भी चाहते हैं कि अपने अच्छा आवास होना चाहिए, कोठी और बंगला होना चाहिए और बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि आर्थिक संपन्नता नहीं है तो इसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि स्त्री और छोटे जो बच्चे हैं 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिक, उनका शोषण नहीं होना चाहिए तो परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो बच्चे भी पढ़ेंगे, वो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से शोषण नहीं होना चाहिए और लोगों का जीवन स्तर है इसमें सुधार है। इसके लिए समुचित चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी, शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। इस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों का इन बातों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में क्या है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक कौन है, नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी क्या है, सहायक। इस तरीके से ये जो चल रहा था कि भाई नीति निर्देशक तत्व है उनके महत्व के बारे में चल रहा था। अब अंतिम जो टॉपिक है इसके महत्व का वो है 5वां है कि संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। क्रियान्वयन में सहायक नीति निर्देशक तत्व है वे संविधान के क्रियान्वयन में सहायक है। क्रियान्वयन इसका मतलब लागू करना, कोई भी कानून उसे लागू करना, किसी भी चीज को लागू करने से मतलब उसका क्रियान्वयन करना, उसकी क्रियान्वयन। देखिए देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व सभी सत्ताएं इनके द्वारा निर्देशित होती है। देश के प्रशासन के लिए जो भी उत्तरदायी सत्ता है वह उत्तरदायी सत्ता है वो इनके द्वारा निर्देशित होती है। इनके द्वारा नीति निर्देशित, कोई भी सत्ता है, चाहे वो राज्य की सत्ता हो, चाहे वो केंद्र की सत्ता हो, चाहे और विभिन्न जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं वो सब निर्देशित होती है नीति निर्देशक तत्वों से। और भारत में न्यायालय संविधान के कार्यों की जो व्याख्या में नीति निर्देशक तत्वों को अधिक महत्व देगा या अधिक महत्व देता है। संविधान की व्याख्या कौन करता है, न्यायालय करता है। कानून की व्याख्या कौन करता है, न्यायालय करता है। तो न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों को क्या करेगा, व्याख्या करते समय अधिक महत्व देगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि संविधान के क्रियान्वयन में भी नीति निर्देशक तत्व क्या है, वो सहायक है। अब बात ये कर लेते हैं कि भाई नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं हम। कि भाई नीति निर्देशक तत्व हैं उनके क्रियान्वयन में
नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण उदाहरण। ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे उदाहरण हम इसमें जो है पढ़ेंगे, समझेंगे कि ऐसा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कारण ही संभव हो पाया कि भाई कौन कौन से सुधार के काम ऐसे हुए, किस प्रकार से जो भी नई व्यवस्था है उसको लागू करने की बात यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, वो है भूमि सुधार। भूमि सुधार की बात करें कि आजादी से पूर्व जमींदारी जागीरदारी प्रथा से किसानों का शोषण होता है। जमींदारी जागीरदारी क्या थी? प्रथा से किसका शोषण होता था? किसानों का शोषण। किसका शोषण होता था भाई? किसानों का शोषण। अब बात यह आती है कि भाई जमींदारी और जागीरदारी प्रथा से किसानों का शोषण कैसे होता है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसकी जानकारी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं, हमने तो उस समय देखा ही नहीं, तो ये बात आती है, पढ़ने के लिए मिलती है। तो अब हमारे ये समझ में आना चाहिए कि भाई किसानों का शोषण कैसे होता है। देखिए जमींदारी, बहुत सारे ऐसे जमींदार थे, बहुत सारे जागीरदार उस समय, क्योंकि राजतंत्र था और राजतंत्र में राजा जो होता था वो विभिन्न, जैसे 20 गांव है, 10 गांव है, ऐसे इस तरीके से वो सारे वो भाई उस जमींदार के अंडर में दे दिए, उसके अधीन दे दिए कि तुम जो है यहाँ की ये संभालोगे, हमें तो इतना जो है आपको ये सब देना है, इतनी जो है इनकम देनी है, इतना आपको जो है हमें ये देना है, अनाज देना है, जो भी देना है। ये जागीरदार सामंत भी हुए। अब इनके पास बहुत सारी जमीन इनके पास हुआ करती थी। ये भूमिहीन लोग थे जिनके पास अपनी स्वयं की संपत्ति नहीं है। ये तो सिर्फ श्रम किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, और मजदूरी का इनको उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। बंधुआ मजदूरी कहें कि काम भी लिया जाता था और उनको परेशान भी किया जाता था, उनका शोषण भी किया जाता था। काम करने वाले ये लोग और इनके काम, इनके जो मेहनत से जो भी फसल का उत्पादन होता, जो भी होता, ले ये लोग। बहुत सारे बुजुर्गों से हम भी सुनते हैं कि उस समय ये भी होता था कि किसान खूब अच्छी मेहनत की उसने, लेकिन जब लास्ट में फसल निकल कर तैयार हुई, फसल बिल्कुल जो है तैयार कर दी गई, अनाज निकाल लिया गया, उसके बाद पूरा अनाज भर के ले जाया और वो बिलखता रहता था कि मुझे खाने के लिए तो छोड़ो, मेरे लिए अब मेरा परिवार है वो क्या खाए, परिवार के खाने के लिए तो कम से कम इतना अनाज आप छोड़िए। लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनी जाती थी, शोषण होता था। बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, ऊपर खापड़ थी, ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि इनके पास बहुत अधिक हुआ करता। बहुत कम जो जमीन हुआ करती थी वो कृषि के लिए, उपयोग के लिए होती थी। अब किसानों का शोषण होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ? संविधान की 9वीं अनुसूची
जो 1951 में भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि पर जोतने वाले का अधिकार प्रदान कर किसानों को सुरक्षा प्रदान की गई। ये उदाहरण है नीति निर्देशित सरकार को जिन्होंने पथ प्रदर्शित किया, एक निर्देशित किया कि आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि भूमि का सुधार कब होगा? जब वो भूमि जोतने वाले की होगी, जिस पर काम कर रहा है तो वो अच्छी तरीके से और मेहनत करेगा, काम करेगा। लेकिन जब उसको लगेगा कि उसकी मेहनत का फल कोई और खाएगा तो निश्चित रूप से वो भी क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करेगा। तो यही किया गया 1951 में भूमि सुधार के अंतर्गत ये कदम उठाया गया कि जमीन जो जोत रहा है उसी के जो है उसी की। तो इस तरीके से ये अधिकार जो है उनको दे दिया गया और ये अधिकार दे करके किसानों के शोषण से मुक्ति दिलाई गई, अर्थात किसानों की सुरक्षा का काम किया। क्या किया गया? किसानों की सुरक्षा का काम किया गया। तो इस तरीके से सुधार किया गया भूमि सुधार। ये पहला एग्जाम्पल है नीति निर्देश शक्तियों का लागू होने के बाद संभव। उसके बाद हम दूसरा जो एग्जाम्पल है पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। देखिए, पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था की, ये पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ की मैं थोड़ा आपको बता दूं कि भाई 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान का नागौर जिला, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। कौन सी? पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ किया गया। और 13वां संविधान संशोधन 1993 में 13वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ? 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। पंचायती राज व्यवस्था को क्या दे रहा है? संवैधानिक दर्जा, यानी संविधान में दर्ज कर लिया। इनको एक प्रकार से कानूनबद्ध कर दिया गया कि अब इस तरीके से संविधान के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की जाए। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई। इसी तरह 74वां संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया गया, अर्थात इनको भी संवैधानिक दर्जा देने की बात जो है वो की। तो ये दूसरा काम था कि पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन जो है उसको मजबूत करने के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है हमारा जो संविधान है उसमें इस प्रकार की जो है व्यवस्था की गई। उसके बाद है पंचवर्षीय योजना नंबर 3 पर पंचवर्षीय योजना देखिए पंचवर्षीय योजना का मतलब है पंच मीन्स वर्ष मीन्स 5 वर्ष के लिए क्या बनाना योजना।
हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू की गई हैं उसमें प्रत्येक 5-5 वर्ष के लिए योजना बनाई जाती है कि सरकार को इन योजनाओं के माध्यम से कार्य करना है। इस प्रकार से ये योजनाएं जो है ये इस 5 वर्ष में जो है पूरी की जाएगी। इतनी आय प्राप्त होगी, इतनी खर्चा आएगा, इतनी इसमें लागत लगेगी। तो सारा का सारा एक योजना बनाई जाती है योजना आयोग के द्वारा। वर्तमान में तो योजना आयोग को बदल करके हम उसका नाम रख दिया गया नीति आयोग रख दिया गया। तो देखिए देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। देश के आर्थिक विकास के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया गया है? नियोजन। नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। सोच समझकर कदम बढ़ाना, व्यवस्थित तरीके से जो संसाधन है उनको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग, ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, एक प्लानिंग इस तरीके से ये करके किया जा सकता है। और इसी आधार पर योजना आयोग का जो है गठन किया गया था, वर्तमान में जिसका नाम क्या है? नीति आयोग है। ये आर्थिक विकास का ढांचा तैयार करने का काम करते हैं। किसका? आर्थिक विकास का ढांचा तैयार करने का काम होता है, काम किया जाता है। तो ये था नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार से जो है उदाहरण है। अब उसके बाद में आगे आपको जो है बाद में बताया जाएगा। तो ये चल रहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है उनके क्रियान्वयन में जो है इनको किस तरीके से जो है जो एग्जाम्पल रहे, उदाहरण रहे जिनसे जो है इनका क्रियान्वयन किया गया।